अच्छा, सो ओके, सॉरी, हम जो है वी वर डिस्कसिंग कि जो आपकी सोसाइटी के लिए शायद हम्माद बात कर रहे थे। सर आई वाज सेइंग जी 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 फातिमा। सोसाइटी के पॉइंट पे मैं ये कह रही थी कि लास्ट टाइम ये भी हमने बात की थी कि सोसाइटी शेयर होल्डर्स भी सोसाइटी का ही पार्ट है, सो टेक्निकली अगर हम शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ मैक्सिमाइज करते हैं तो इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी बेनिफिट ही होगा। ओके, तो सोसाइटी तो सर जी सर इसके बाद मैं पॉइंट ऐड कर रहा था कि अगर हमारा मेन एम तो यही है कि शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए, लेकिन इसमें बात हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि मेजर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं उनको तो ज्यादा फायदा पहुंच जाता है, लेकिन जो आपके जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं उन तक वो असल में ट्रू बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। और एक पॉइंट इसमें ये सीएसआर के हवाले से डिस्कस किया था कि चूंकि सीएसआर लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स की ही वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहा होता है, तो ये एक वैलिड पॉइंट है। इसके कॉन्ट्रेक्टरी अगर ज्यादा फायदा हमें सोसाइटी को देना है तो हम फ्री चीजें लोगों को ना सेल करना शुरू करते हैं। हाँ ठीक है। तो अच्छा, तो बेसिकली चीज सिंपल है कि अगर आपकी कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, सो पहले तो हमने ये देखा है कि बाज लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉटम लाइन की या दूसरी चीजों की बात करते हैं। सो देयर इज ओनली वन बॉटम लाइन, ठीक है। अच्छा, गोल्स होना बड़ा जरूरी है, ऑब्जेक्टिव या गोल किसी भी फर्म का, और उसकी वजह ये होती है कि आपके जो एक्शंस होते हैं वो जो है वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं टुवर्ड्स गोल। हमें नहीं मालूम, अगर हम, क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से सोचता है, तो वो कौन सी चीज सही है या कौन सी गलत है, तो जो गोल के करीब होगी वो सही है। तो गोल होना बड़ा जरूरी है। तो वो गोल एक होना बड़ा जरूरी है। तो वो जो गोल एक क्या है, तो वो जो हम ये देखते हैं कि मतलब बॉटम लाइन क्या है उसकी, तो बॉटम लाइन वो यही होती है, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये जो है किसी वजह से आपकी वेल्थ बढ़ जाए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है बॉटम लाइन, क्योंकि प्रॉफिट आप कम भी कर सकते हैं कि आप वेल्थ बढ़ाने के लिए। और जहाँ तक सोसाइटी का ताल्लुक है, तो जो जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होती है वो सोसाइटी का ख्याल इनडायरेक्टली रख रही होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, बिकॉज अगर वो अब वो ऐसे बिजनेस में एक्टिवेट हो कि जिसके अंदर आपकी सोसाइटी की बेनिफिट हो, वो तो वो होगा, लेकिन सोसाइटी का जो ख्याल होता है वो इज नॉट अ प्रायोरिटी फॉर अ फर्म। सही है, तो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द बॉटम लाइन विच इज शेयर होल्डर्स वेल्थ बेसिकली, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि प्राइस मैक्सिमाइजेशन इज गुड और बैड फॉर सोसाइटी। प्राइस मैक्सिमाइजेशन जो है वो सोसाइटी के लिए बेहतर, इस एक तो डायरेक्ट तरीके से बेहतर हो सकती है कि बिकॉज जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो जो जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं उनका उनकी वेल्थ बढ़ जाती है, तो इट्स एक्चुअली गुड फॉर द सोसाइटी। और दूसरा ये कि अगर वो इकोनॉमिक की थ्योरी है कि अगर आपकी जो जो आपकी फर्म है वो एफिशिएंट, यानी आपके वो उस जिसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंट होती है, एलोकेटिव एफिशिएंट होती है, तो अगर वो एलोकेटिव एफिशिएंट सेक्टर में मौजूद है, सो उसके अंदर अगर प्राइस बढ़ रही है, सो दैट विल इनवाइट मोर फर्म टू दैट एफिशिएंट सेक्टर, और वो स्ट्रक्चरल चेंज जिसको हम इकोनॉमी के ज़माने में कह सकते हैं, तो वो ज़रा फास्ट हो जाता है। So that is also good, indirectly good for society. तो ये है, firm should behave ethically. अब सवाल यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई ये शुड वाली बात है ना, मतलब हम ये नहीं बात कह रहे कि करती हैं नहीं करती, वो अलग बात है, बिकॉज अगर ये इसकी बड़े फार रीचिंग रिपरकशंस होती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बेसिकली द बॉटम लाइन, सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इवन एथिकलिटी। तो वो भी एथिक फर्म विल बी एथिकल एज लॉन्ग एज के उसकी जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि एट लॉन्ग एज दे गेन फ्रॉम एथिकलिटी। इफ दे लूज फ्रॉम बीइंग एथिकल, तो फिर वो शायद वो एथिकल ना भी रहे। तो बहुत सारी एमएनसीज होती हैं, आप ये देखते हैं कि वो ड्राइव्स भी कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं, दूसरी कंपनीज हैं, सो वो हायर ऑफिशियल्स को एक कंपनी एक कंट्री में दूसरी कंट्री में वो नहीं भी कर रही हो। तो बेसिकली बॉटम लाइन जो है वो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि हाउ इट रिलेट टू द शेयर प्राइस। तो हम ये कहते हैं कि शेयर होल्डर्स वेल्थ जो है दैट इज बेसिकली द प्रॉक्सी ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द शेयर प्राइस। तो हर दफा ऐसा नहीं होता कि वो क्लोजिंग प्राइस ही प्रॉक्सी हो। एनीथिंग जो कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को सही सही, तो शेयर प्राइस के अंदर कुछ नॉइज भी होती है। आज की शेयर प्राइस के अंदर हो सकता है फंडामेंटल से रिफ्लेक्ट ना करे, उसके अंदर नॉइज का एलिमेंट ज्यादा हो। लेकिन अगर आप थोड़ी लाइक फॉर इंस्टेंस
पिछले मूविंग एवरेज ले लें 52 वीक्स का, पिछले 1 साल की प्राइस ले लें, सो दैट वुड मोर रिफ्लेक्ट फंडामेंटल। तो वो कौन सी प्राइस शेयर प्राइस है, यानी दैट हैज टू बी, अच्छा दिस इज आल्सो नॉट परफेक्ट क्योंकि समटाइम्स मार्केट डोंट रिफ्लेक्ट दैट द राइट प्राइस, तो इसके अंदर तो हैंडल पाकिस्तानी मार्केट में भी इसी तरह होता है ना सर, वो मार्केट ड्रिवन होती है, मोस्टली ट्रेडर ड्रिवन होती नहीं है पाकिस्तानी जो स्टॉक प्राइसेस, मतलब मार्केट अप एंड डाउन होती है सर, उसपे भी मतलब मोस्टली सर वो मार्केट ड्रिवन ही होती है ना, मार्केट जिस तरह ऊपर नीचे हो रही है, एट टाइम्स बहुत सारी कंपनीज में कुछ खास होता भी नहीं है, उनका स्टॉक आसमान पे चला जाता है, तो सर वो ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? हाँ, मैं ये बात सही है आपकी कि समटाइम्स हमें देखना होता है कि ये खास तौर पे ज़्यादा एविडेंट होता है जब आप कोई क्लोजिंग प्राइस ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आज की क्लोजिंग प्राइस है, तो आज का कोई भी इवेंट होता है, उसकी प्राइस पे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि यहाँ की जो फर्म्स हैं, उसके अंदर जो है रेगुलर डिविडेंड, रेगुलर पेमेंट जिनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वो तो बहुत कम फर्म्स होती हैं। शुरू की 50 फर्म्स अगर आप निकाल लें, तकरीबन 650-700 फर्म्स हैं यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। तो उन 50 फर्म्स के अलावा बाकी फर्म्स की कोई ट्रेडिंग भी नहीं हो रही होती। सो वो जो 50 फर्म्स के अंदर जो काम हो रहा होता है, जिसको हम ब्लू चिप कहते हैं, तो अगर वो फर्म अल्टीमेटली अच्छे डिविडेंड्स दे रही है, कैपिटल गेन दे रही है, तो अल्टीमेटली वो फंडामेंटल ही उसकी प्राइस को ड्राइव करते हैं लॉन्ग रन के अंदर। हाँ, शॉर्ट रन के अंदर ऐसा हो जाता है कि वो डिविडेंड ना भी दे रही हो, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, स्पेकुलेशन जिसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत डिटेल टॉपिक है, वो हम आगे जब इक्विटी को पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे उसकी क्या महरिकात हैं। लेकिन ये कि एक चीज़ है कि स्टॉक प्राइस जो होती है वो हर दफ़ा ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रही होती। तो इसी वजह से हम भी यूज्ड टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ, लाइक फॉर इंस्टेंस हम जो है फ्री फेयर वैल्यू निकाल रहे होते हैं। सो वे फेयर वैल्यू से थोड़ा सा एक बन जाता है कि वाकई में थियोरेटिकली तो हम ये कहते हैं स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट द राइट, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम उसमें देखते हैं कि समटाइम्स वो नहीं करता। तो हम ये कहते हैं कौन सी स्टॉक प्राइस में भी मूविंग एवरेज प्राइस ऑफ 52 वीक्स की, तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेहतर फंडामेंटल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू क्लोजिंग प्राइस, ठीक है ना। तो ये बात है सही कि अगर कोई फर्म डिविडेंड ज़्यादा अच्छा दे रही है, सही तरह से पास ऑन कर रही है अपना प्रॉफिट, अपना गेन्स, तो जो है वो जो कंपनी है उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। और ये जो प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो दे आर बोथ, सप्लाई साइड भी है, डिमांड साइड भी है। डिमांड साइड के प्रॉब्लम ये है कि दे आर वेरी फ्यू इन्वेस्टर्स एंड वॉट एवर इन्वेस्टर जो मौजूद हैं वो बड़े यानी जो वॉल्यूम स्टॉक एक्सचेंज का है उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर का जो बेस है वो बहुत छोटा है, तो इस वजह से जो है वो स्पेकुलेशन हो जाती है। और सप्लाई साइड भी है कि फर्म जो है वो सही तरह से इन्वेस्टर को पैसा ट्रांसफर वो नहीं दे रही होती। तो ये दोनों चीजें मिलके जो है एक तरह से अनअट्रैक्टिव हाई रिस्क की मार्केट बनाते हैं स्टॉक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। सर मेजॉरिटी कंपनीज आपके ख्याल में, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड जो मतलब कंपनीज पे आउट करती हैं वो कंप्लीट उस पे, जिस तरह आपने कहा था, उस पे नहीं करती, काफी सारे मतलब वो प्रॉफिट का चंक वो एप्रोप्रिएशन पे ले जाके फ्यूचर का वो दिखा के, क्योंकि उसका तो कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, Yes, तो सारी कंपनी डिविडेंड कम ही पे करती हैं, मतलब सब कमी लोग पे अपने पास ही रखते हैं। आप खुद देख लें, यानी मैं तो इसमें मैंने पिछली बार क्लास ली तो मैं फिर सोच रहा था कि यार ये कौन सा ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिससे हम कोई ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई कर सकें कि वाकई में कंपनी जो है वो उसने बिल्कुल एथिकली सही डिस्कस किया है। तो मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आई कि अगर आप जो है ना पर्सनल वेल्थ जो है, लोगों की जो ओनर की पर्सनल वेल्थ का सोर्स ऑफ वेल्थ देख लें। अगर सोर्स ऑफ वेल्थ मेजॉरिटी आपके शेयर होल्डर्स जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो मैटर करते हैं डिसीजन मेकिंग में, उन ओनर्स की बात करता हूँ। अगर उन ओनर्स की सोर्स का मेजॉरिटी जो है उसी शेयर से मुंसलिक है, तब तो मे बी हम कह सकते हैं कि वो सही फैसला करेगा। लेकिन अगर उसकी पर्सनल वेल्थ मेजॉरिटी कहीं और से आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि मे बी वो जो प्रॉफिट है वो रीअप्रोप्रिएट हो रहा है इन ट्रांसफर प्राइसिंग के फॉर्म में, या आई डोंट नो किस फॉर्म में, बहरहाल। तो ये बड़ा मुश्किल है कि वो सही में माइनॉरिटी स्टेक होल्डर जो जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, उनको सही रिटर्न मिल जाए। ये प्रॉब्लम है। तो तो वही ना, फिर वो वैल्यूएशन के वक्त जब बाय और सेल कॉल मिलती है तो उसका सर अभी तक मतलब थ्योरेटिकल जो हमारा है वो पाकिस्तानी मार्केट से मतलब इतना वो होता नहीं है। अच्छा, इसमें अलाइन देखें, कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये कहें कि थ्योरेटिकल चीज़ है सही है या नहीं है, वो मार्केट, और या ये कि वो चीज़ सही है लेकिन मुताबिकत नहीं रखती पाकिस्तान की मार्केट से, सॉरी आई डोंट नो, ये बार बार अच्छा बार
तो मैं ये कह रहा था कि अगर तो मुताबिकत ये वाली बात कि कंपनी जो है वो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट के अंदर इट इज़ यस, अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हम उसको देख सकें, लेकिन ये मैं ये कह रहा था कि फर्म जो हैं, अगर फर्म सही डिविडेंड पे करें, अगर एथिकली सही हो, अगर उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो, सो ये कोई वजह नहीं है कि इन्वेस्टर उसको बाय ना करे, उसकी प्राइस बढ़ ना जाए। तो और ये मैं हर फर्म नहीं होती, यहाँ पे 600 फर्म्स हैं, तो मे बी हर कोई इस तरह का नहीं हो। ये तो एक एनेक्डोटल टाइप ऑफ एक ऑब्जर्वेशन है। ये मैं उसको कोई स्टैटिस्टिकली मैं वेरीफाई नहीं कर सकता कि कितनी फर्म्स कर रही हैं, कितनी नहीं कर रही। और मार्केट फोर्सेस तो ये कहती हैं कि मे बी सम फर्म्स ऐसी हों, मे बी बहुत सी फर्म्स ऐसी भी हैं कि डिस्पाइट के हमारे यहाँ 50%, 51% शेयर एक ही पार्टी के पास होता है। यहाँ पे ऐसी फर्म्स भी हैं जिनका 60%, 70% फ्लोट है। दैट मीन्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 70% शेयर्स हैं। तो हर तरह की फर्म्स मौजूद हैं। एक चीज़ जो हमसे जो प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, वो ये होती है कि हम जो है ना एक जनरलाइज़ कर लेते हैं मार्केट के ट्रेंड को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यानी एक इसकी इंडिकेशन है, वो ये है कि हम ये कहते हैं कि भई अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो सारी फर्म बढ़ेगी। पता है, एक होता है ना कि अगर 500 इंडेक्स बढ़ गया, तो हम ये कहते हैं कि भई एफएफसीजी भी 500 पॉइंट बढ़ जाएगी, ओजीडीसी भी 500 पॉइंट बढ़ जाएगी, कोई और बैंक भी 500 पॉइंट, मतलब उसके हिसाब से जो है ना वो प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाज़ फर्म जो है वो कम हो रही होती हैं, इंडेक्स बढ़ रहा होता है। सो इट्स अ वेरी यानी इसमें वेरिएबिलिटी बहुत है। तो हमें ये भी जो है जनरलाइज़ेशन भी नहीं है, एक ओवरऑल ट्रेंड है यहाँ पे, लेकिन यू कैन फाइंड गुड कंपनीज़ एज़ वेल। तो यही तो असल प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड और जो डिसीजन ले रहा होता है वो कैलकुलेटेड डिसीजन हो। सो मे बी यू कैन फाइंड आउट, मे बी कोई रिसर्च करे इस पे। बहुत सारे जो एनालिस्ट बैठे हुए होते हैं, एक इतना बड़ा शेयर होल्डर का तबका है, तो ज़ाहिर बात है वो जब वो कर रहा होता है तो वो इन चीज़ों को देख रहा होता है ना। सर हमारी मार्केट में इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी होती है कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है जो खाली वैल्यूएशन कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, वो तो कभी भी कुछ भी अर्न नहीं कर सकता है। मतलब वो जो अल्फा रिटर्न होता है, he won't be able to generate that alpha return from his investment unless he will be getting some sort of inside information from the market pundits. नबी भी आज हाँ नहीं सही है, बात सही है आपकी। ये हर जगह है वैसे, हर मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा है। और सर आजकल जो मार्केट का फिनोमेना चल भी रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, मार्केट में जो भी कंपनीज की आजकल वैल्यूएशन हुई भी है, फंडामेंटली उसको कोई भी चीज सपोर्ट नहीं कर रही, बट इट्स जस्ट कि इतनी लिक्विडिटी पंप हुई हुई है मार्केट में कि द मनी इज चेजिंग द एसेट, देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक्स आर गोइंग अप, whether it be Bitcoin, whether it be tech stock, or whether it be any other stock. मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की तो वैल्यूएशन फिर भी बेहतर है, क्योंकि हमारा अभी भी जो है ना, दुनिया से exactly. अगर हमारा पी रेशो देखें तो वो 9.5 9.6 है, which is lowest in the market. तो पाकिस्तान की तो फर्म्स हैं वो तो फिर भी डिविडेंड दे रही हैं। अगर आप वॉल स्ट्रीट पे चले जाएं तो वो जिस तरह का इस वक्त एक तरह से गैम्बलिंग हुई हुई है, एक तरह से मैं तो ये देखता हूँ। बॉस टेस्ला की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सारे जो बड़ी टेक कंपनीज की एक तरफ और टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड फ्यूचर ग्रोथ उन्होंने जो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही है। सो वो तो जितनी लिक्विडिटी है वो सब मार्केट की प्राइसेस को ऊपर लेके जा रही है, रादर देन के वो इतनी इनकम जो है आने वाले 5 या 10 साल में जनरेट करे। मैंने एग्जांपल आपको कल ही पिछली क्लास में मैंने ये कही थी कि टेस्ला जो है 400 बिलियन की कंपनी हो गई है, और उसके कंपेटिटर अगर हम टोयोटा की बात करें तो वो 150 बिलियन की ऑलमोस्ट कंपनी है, और वो मेरे ख्याल से 40 गुना बड़ी होगी टेस्ला से। 3 टोटल मॉडल हैं, उसकी मार्केट पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा है नहीं। वो टेस्ला में तो न्यू टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी तो है ना, न्यू टेक्नोलॉजी को अडैप्ट करने वाली इम्पैक्ट है। मतलब वही वाली बात है कि क्या इतना इम्पैक्ट है क्या? अच्छा, तो क्या टोयोटा टेक्नोलॉजिकली क्या कोई पीछे है? मतलब क्या वो मतलब कहने का मकसद है यू आर राइट, मतलब वो मैं yes, sir, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इट्स न्यू आइडिया, लेकिन इट्स टू मच। अच्छा, एक बात मैं इसकी साइड लाइन में बता दूं कि मार्केट का एक जो है आप समझ लें एक पर्सनैलिटी होती है, एक तरह से माइंडसेट होता है। तो अमूमन जब भी आपके इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे अरसे तक लो रहते हैं तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बन जाता है मार्केट का।
तो ये सर एक इंटरेस्टिंग सा स्टेट है, वो मैं क्लास के साथ शेयर करना चाह रहा था। जी एक इंटरेस्टिंग स्टेट है, टेस्ला की अकेले की मार्केट कैपिटलाइजेशन 659 बिलियन है, अच्छा और 659 सारी 659 बिलियन, और उसके अगेंस्ट में जो बाकी जो बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी 668 बिलियन है, जबकि टेस्ला का जो रेवेन्यू है दैट इज 28 बिलियन डॉलर, और बाकी सारी कंपनीज का जो ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज 1302 बिलियन डॉलर। अब आप खुद देख लें। सो अब आप देख लें मल्टीपल टेस्ला, इसका टेस्ला का हाँ कहाँ जा रहा है। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, टेस्ला ने जो है आज तक डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है। बिल्कुल और पिछले शायद 1 या 2 साल पहले तो बैंक्रप्सी की तरफ थी, काफी जो है हेविली डेट थी, मतलब ये भी बात हो रही थी कि इसको जो है फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाएगी। तो और टेस्ला हैवंट पेड एनी अ सिंगल बिट ऑफ रेवेन्यू, तो ये बात है कि वो यानी डिविडेंड, वो टेस्ला ने डिविडेंड नहीं दिया उसके बावजूद। तो वो बात है कि मार्केट आई थिंक इस पॉइंट पे इट्स टू मच ऑप्टिमिस्टिक। और बहुत समझ में मार्केट में जो लोकल मार्केट में भी वेदर इट बी टीआरजी और अदर स्टॉक्स, उनकी भी बेसिस पे कुछ नहीं है, बट द स्टॉक प्राइसेस आर गोइंग अप ऑन डेली बेसिस जस्ट ऑन द अजम्पशन ऑफ कि कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा। वो टेक्निकल, वो टेक्नोलॉजी का जो एक कोविड ट्रेंड में इसको कहता हूँ कि हर कोई जो टेक्नोलॉजी स्टॉक है वो बढ़ रहा है। आप यहाँ पे देखें, वो मैं वही देख रहा था, वो सिग्नल्स का 450-500 का एक शेयर है। तो टेक्नोलॉजिकल जो है, ये मैं कहता हूँ कोविड इफेक्ट है जो मार्केट में आया हुआ है। और सर टीआरजी बढ़ रहा है आजकल, टीआरजी बढ़ रहा है। वो मे बी, अब आई डोंट नो, इसका हमें देखना पड़ेगा। इट्स नॉट, मैं इसको मैं ऑफ द कफ में इसमें नहीं बता सकता कि उसकी क्या है। मे बी दे आर इन एक्सपोर्ट्स, आपकी जो है वो भी ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस या उससे क्रॉस कर गई हैं आईटी के एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो मुझे नहीं मालूम कि बहरहाल इसकी क्या रीजन है, लेकिन ये सर है कि ऑयल भी तो ऊपर जा रहा है, सर ऑयल भी तो ऊपर जा रहा है, व्हाई द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर नॉट गोइंग अप। ये टीआरजी और यही सारे जो पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें आपको जो है डबल करने के चांसेस होते हैं, सब वही ऊपर जा रहे हैं। स्टॉक भी हमारी स्टॉक मार्केट है कहीं और हो, फंडामेंटल्स पे तो कुछ भी ड्राइव नहीं हो रहा। हाँ, मतलब आपकी बात सही है कि इसको जो है ना हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो जो आइडिया जो होता है वो आइडिया, क्योंकि आप आजकल की दुनिया जो है वो मार्केट आइडिया की मार्केट है। इफ़ यू हैव अ वेरी गुड आइडिया, वॉल स्ट्रीट आपके पीछे पड़ जाएगी, और आपको अच्छे जो है प्राइवेट इक्विटी फर्म्स मिल जाएंगी, आप हाथों हाथ ले लिए जाएंगे, उसके बाद आपकी आईपीओ हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक कोई कंपनी जो कुछ नहीं कहलाती वो 80-90-100 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाएगी, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयज की कोई बेस नहीं है, नथिंग, एंड all of a sudden you see कि an idea is transformed into a company. So और क्योंकि असल में जो कुछ एग्जांपल्स आई हैं, चाहे वो गूगल की फॉर्म में हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्म में हो, या कोई भी और एग्जांपल्स हो, इतनी बड़ी बड़ी जाइंट जो बन गई हैं। सो इसके अंदर इसके पीछे तो वो एक ट्रेंड चल गया, और कोविड के बाद क्योंकि अब दुनिया अब चेंज हो रही है, और वी आर शिफ्टिंग एक्चुअली टूवर्ड्स ऑनलाइन फॉर्म ऑफ बिजनेस, हर चीज यानी द वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज हो रहा है। तो एक मैं ये देख रहा हूँ कि एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू आईटी टेक थिंग, तो वो जो एक बबल आया हुआ है, एवरीथिंग वो बिक रहा है, कोई भी चीज आपकी हो। तो ये है, जैसे बिटकॉइन आप देख लें, बिटकॉइन तो मुझे उसकी सेंस नजर नहीं आ रही कि इट हैज नो ट्रांजैक्शनल वैल्यू, द ओनली वैल्यू इट हैज इज एसेट वैल्यू। आप ये कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो उसमें प्राइस में रिटर्न आ जाएगा, उसकी कोई ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है, कहीं दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। इज इट बैक्ड बाय समथिंग? जो बिटकॉइन है कुछ नहीं वो है, किसी, इज कुछ इट नहीं है बैक्ड ना, बाय समथिंग, मतलब किसी, कुछ भी नहीं है ना? कुछ तो भी सर नहीं ये है। तो पता नहीं मैं क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ समझ नहीं ना, आता। ये किसी कंपनी, किसी से बैक नहीं है, इसकी कोई ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है, सही है। सो उसने बफेट ने तो वो कह दिया था कि ये तो क्लैप्स कर जाएगी मार्केट बिटकॉइन की। और ये सर होता नहीं हुई है, ना? ये एक साइकी है, ये यूएस की साइकी है, यूएस के अंदर वॉल स्ट्रीट की साइकी है कि जब आपके पास पैसा इजी मनी आ जाता है 0% पे, नेक्स्ट टू 0% पे आप आराम से बोरो कर सकते हैं, तो वो एक इन्वेस्टिंग फ्रेंजी टाइप ऑफ चीज निकल आती है जो कि टू मस्ट ऑप्टिमिज्म मार्केट में फैल जाता है, और वो दैट ऑलवेज एंड्स अप विद अ क्रैश। तो ये साइकी है, अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होता है, लेकिन ये कि सर लेकिन इसका क्रैश भी तो साइक्लिक है।
इस मतलब क्रैश करता है फिर इतना ऊपर आ जाता है फिर क्रैश करता है मतलब अभी तक वो जो उसका बबल था वो बर्स्ट तो नहीं हुआ। बबल नहीं बस होके दोबारा ऊपर आया है, $4,000 वही तक पे ना तो आ गया था, वही 4 या वही कह रहा हूँ $5,000 $4,000 पे गया था फिर दोबारा ऊपर आया था क्योंकि ये वो पता नहीं वो क्यों आया, वो उसकी वजह थी ना इतनी, जब इन्होंने लिक्विडिटी पंप किया ऑलमोस्ट $2.3 ट्रिलियन का जो बेल आउट के मतलब जो लिक्विडिटी जो इन्होंने यूएस में पंप किया मार्केट में, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। रियल एक्टिविटी तो कोई हो नहीं रही है, कोई बिजनेसेस तो लगे नहीं है कोविड में, तो वो जो पैसा किसी के पास अल्टीमेटली जो गया है वो कहीं ना कहीं तो उसको एसेट में लगाएंगे, और वहां पे यूएस 10 ईयर्स अगर 0.9% का रिटर्न दे रहा है, एंड एक और चीज है जो कि एक तरह का सट्टा है, वो अगर आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है तो व्हाई डोंट पीपल ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। तो ऑप्टिमिज्म पे चल रहा है जितनी, और ये भी है कि सारी जो ड्रग मनी और जो इलीगल तरीके से जो मनी आती है वो आप इसमें जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। बट वन फाइन डे देयर विल बी रेगुलेशन, जैसे हमारे यहाँ एफएटीएफ और सारी रेगुलेशन आ रही हैं, वन फाइन डे जब इंटरनेशनली ये सारी रेगुलेशन आएंगी तो नीचे आ जाएगा। अभी तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, एमनेस्टी है एक तरफ की, ये उसमें बिटकॉइन में घुमाते रहे आप पैसा। बिल्कुल। तो ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम कहते हैं ना फंडामेंटल्स को, और ये हमारे इस कोर्स का मकसद भी है। हम आगे इसको एज एग्जांपल लेके बताएंगे कि बिटकॉइन के अंदर व्हाट इज रॉन्ग इन इट, व्हाई वी आर सेइंग। मैं भी सबसे मुर्तजा इनकी बात पे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली एसेट एसेट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। खैर वो आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं चीजें जो हमारी। लेकिन यू आर राइट कि इट्स अ टोटल, आई डोंट नो व्हाट हाउ द मार्केट इज गोइंग, किस तरह जा रही है। इट्स टोटल काइंड ऑफ अ वेरी, इस वक्त मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ी खतरनाक बात है वॉल स्ट्रीट वगैरह के अंदर। और यही वक्त होता है जब एक नादान इन्वेस्टर मार्केट में एंटर होता है और वो फिर वो बाय हाई और सेल लो पे चला जाता है। बहरहाल सब कुछ करोड़पति भी बन जाते इसी चक्कर में। वो Sir, I wanted to add अगर something. 10 लोग डिफॉल्ट होंगे तो एक बंदा करोड़पति जरूर बनेगा। जाहिर बात है, इट्स अ जीरो सम गेम। एग्जैक्टली। सर एक्चुअली सर एक और चीज भी जो आजकल बड़ी ज्यादा देखने में आई है, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस बट आई डोंट नो कि वेदर इट्स टेकन इनटू अकाउंट और नॉट। द थिंग इज दैट ट्रेंडिंग का जो वर्ड है दैट्स मोर और लेस रिलेटेड विद आवर साइकी। कि फॉर एग्जांपल इफ वी से कि अभी जो रिसेंटली बिकॉज ऑफ एमजी किया हुआ कि सुजुकी के अंदर और टोयोटा के अंदर और होंडा के अंदर इतना मेजर डिप आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एंड दैट हैपेंस कि अब वो क्या रहा है if it's trending, one is buying, the people are going for that one. Yes. और उसी वजह से मार्केट की अनसर्टेनिटी है कि you can't really predict what is going to happen next. बिल्कुल। इसको अगर आप थोड़ा सा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बिहेवियरल फाइनेंस की प्रोस्पेक्ट थ्योरी वगैरह पढ़ें। इसमें इन्होंने काफी पीपल आर नॉट रैशनल, और आजकल बड़ा उन्होंने सही तरह से प्रेडिक्ट किया है। तो पीपल आर नॉट रैशनल रियली, जो हम जो कहते हैं ना फाइनेंस के अंदर कि हम रैशनैलिटी वगैरह, ये सारी अजम्पशंस जो है ये बहुत उसकी ग्राउंडिंग बड़ी वीक है। और इसके ऊपर बहुत काम हुआ हुआ है आजकल। बिहेवियरल फाइनेंस इज वेरी हॉट टॉपिक। और प्रोस्पेक्ट थ्योरी आप पढ़ें उसको, उसमें वो बताएंगे कि वो जो अपसाइड है डाउन साइड का जो रिस्क, जो वैल्यूएशन पीपल लोगों के नजदीक वो इक्वल नहीं होता। बहरहाल तो ये खैर ये एक एडवांस टॉपिक्स है। हमारा जो बेसिक जो है कोर्स उसमें हम रहते हैं। वी कैन हैव अ डिस्कशन, आई ऑलवेज एंजॉय डिस्कसिंग, लेकिन ये कि वो डाइवर्ट थोड़ा सा हो जाता है। तो बेसिक चीजें, इसका मकसद था कि स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि स्टॉक प्राइस मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको एनालॉजी से मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने एक टैप खोला हुआ है तो टैप से जो पानी गिर रहा है तो इट्स बेसिकली योर प्रॉफिट, और पानी टब में कितना है दैट इज योर वेल्थ। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वेल्थ ज्यादा होगी, अगर प्रॉफिट कम होगा तो वेल्थ कम होगी। तो प्रॉफिट अगर आपने इकोनॉमिक्स जबान में कहें तो इट्स अ मार्जिनल बेनिफिट, और वेल्थ इज योर एवरेज बेनिफिट कह लें या टोटल बेनिफिट कह लें। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रॉफिट वेल्थ ही को बढ़ाए, कभी कुछ प्रॉफिट वेल्थ को कम भी कर सकता है। मैंने एग्जांपल कही थी कि अगर आप शेयर बेच दें, वो एसेट बेच दें, तो एसेट बेचने पे यू विल एंड अप इन प्रॉफिट, क्योंकि जब आप एसेट बेचेंगे तो आप रिकॉर्ड करेंगे गेन इन सेल्स इन एसेट, जो कि क्लोज होगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर, तो यू एंड अप इन प्रॉफिट। लेकिन व्हाट विल हैपन, जब एसेट बिकेगा तो कल की जो है आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आपकी एक्चुअली वेल्थ कम हो जाएगी, आपकी प्राइस कम हो जाएगी। तो एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या इसको आप कहें सस्टेनेबल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमारा गोल होता है। एक चीज जो आज आई डोंट नो कितना टाइम रह गया, लेकिन इसको स्टार्ट कर देते हैं। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ 10 व्यू से मिनट। इंपॉर्टेंट है।
10 मिनट चले। ऑनलाइन में तो हमारा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि कहाँ तक पहुँचते हैं पर। सो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है कि ये आपके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वो जो प्रोजेक्ट के हिसाब से भी है कि एजेंसी रिलेशनशिप। तो आप समझ लें कि 3 तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के अराउंड होते हैं बेसिकली, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। तो एक होता है शेयर होल्डर जिसको हम ओनर्स भी कहते हैं, एक होता है मैनेजर्स जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, और एक होता है क्रेडिटर्स जो कि कंपनी को लोन दे रहे होते हैं। तो एक कंपनी को चलाने वाले हैं और एक दो जो है फाइनेंसर्स हैं, एक इंटरनल फाइनेंसर्स है जिसको हम शेयर होल्डर्स कहेंगे और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है जिसको हम क्रेडिटर्स कहेंगे। अब नाउ एजेंसी क्या होती है कि मैनेजर्स जो है एक्चुअली उसका कोई स्टेक नहीं होता कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मैनेजर का जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैनेजर ये कहता है कि मैं आपकी अपनी सर्विसेज दूंगा और उसके अगेंस्ट आई विल बी पेड। तो मैनेजर का कोई स्टेक कंपनी में नहीं होता, ठीक है। मैनेजर एक जॉब कर रहा होता है, उस जॉब के वो पैसे लेता है, तो हम इकोनॉमिक्स की जबान में उसको लेबर ही कहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट ओनर, दे आर लेबर्स, चाहे वो सीईओ हो चाहे वो कोई भी हो। तो मैनेजर जो है वो एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर यानी एजेंसी एजेंट होता है शेयर होल्डर का। हम इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि क्या कोई एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, और अगर वो आएंगे तो किस तरह से आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट, पहले तो मैं इसकी यूएस के कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि एजेंसी कॉन्टेक्स्ट बड़ा रिलेशनशिप बड़ा रेलेवेंट होता है यूएस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। यूएस का थोड़ा और मैं उसको समझा दूंगा पाकिस्तान के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। यूएस का एक्सक्यूज मी कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सर, डिफरेंट है। जी जी ऐसा सर यहाँ पे ये शेयर रजिस्ट्रार की बात हो रही है जो कि नहीं नहीं, एक्ट करता है बिटवीन, मतलब वो ये सर थोड़ा आप समझ लें मैनेजर्स है, ये अच्छा चले मैं कंपनी नहीं, के बारे में एजेंसी की बताता हूँ। बात कर रहा हूँ। एजेंसी इज मैनेजर जो है एक्ट करते हैं एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं कि वो ओके ओके शेयर ओके होल्डर्स इलेक्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करता है सीईओ को और मैनेजमेंट स्टाफ को। तो पूरी जो मैनेजमेंट होती है, जो कंपनी चला रही होती है, वो जवाबदेह होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जवाबदेह होते हैं शेयर होल्डर्स को। इस तरह से कंपनी चल रही होती है। तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजर्स जिसको हम कहते हैं, वो जो है एज अ एजेंट काम करते हैं शेयर होल्डर्स के, क्योंकि शेयर होल्डर्स डायरेक्टली जो है वो डिसीजन नहीं ले रहे होते, ठीक है। तो एज अ एजेंट होते हैं। क्लियर है जी हसन? यस सर क्लियर है। सॉरी मैं थोड़ा सा मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन अब क्लियर हो गया। सही है, मैंने स्लाइड रीड करके तो समझा। तो अब ये है कि जब आपकी शेयर होल्डर्स जो मैनेजर जो होता है, मैं उस बात कर रहा था कि ये यूएस के अंदर क्या होता है, कंपनीज बहुत ज्यादा उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होती है, यानी कि आपको कोई 51% वाला स्टेक होल्डर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कंपनीज आर वेल डाइवर्सिफाइड, मतलब यहाँ पे 15%। अब आप अमेजोन है, जेफ बेजोस है, उसकी शायद आई थिंक 10 या 15% स्टेक है टोटल अमेजोन के अंदर। और भी तो वहां पे क्या होता है कि वो जो फ्लोट बहुत ज्यादा होता है, इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बेस होता है। नो सिंगल फर्म कैन कंट्रोल। अच्छा आप एक चीज फिलॉसफी समझ लें, जरा एक चीज समझ लें, ये आपको फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हर कंट्री की एक फिलॉसफी होती है इन्वेस्टमेंट की। एक अमेरिकन फिलॉसफी है, एक पाकिस्तानी फिलॉसफी है, एक यूरोपियन फिलॉसफी है, एक जापानीज फिलॉसफी है। दे आर डिफरेंट फिलॉसफीज एक्चुअली। तो जो यूएस की फिलॉसफी है ना, वो ये होती है कि वो जो है बड़ी फास्ट ग्रोइंग ग्रोथ कंपनीज होती हैं। वो स्टार्टअप करती हैं नए आइडिया से। वो ओनर होता है, उसमें आपको पहले इक्विटी इन्वेस्टर आता है, प्राइवेट इक्विटी आ जाती है उसके अंदर। पहले तो एंजल इन्वेस्टर आ जाता है, वो उसका शेयर चंक खरीद लेता है, ओनर का शेयर कम हो जाता है, कंपनी बढ़ जाती है। उसके बाद जो है वो कंपनी जब बढ़ती है, पैसा आता है, तो और तेजी से ग्रो होती है। फिर वो जो है प्राइवेट इक्विटी वाला कोई बंदा खरीद लेता है, वो और उसमें पैसा डाल रहा होता है, ओनर का प्रोपोर्शन और कम हो जाता है, इन्वेस्टर बढ़ जाते हैं, कंपनी जो है क्योंकि जाहिर बात जितना पैसा आएगा उतनी कंपनी ग्रो होती है, कंपनी और तेजी से ग्रो होती है। और उसके बाद 8-10 साल के बाद जो है वो आईपीओ हो जाता है, आईपीओ के अंदर वो स्टेक सोल्ड कर देता है प्राइवेट इक्विटी जो इन्वेस्टर है। और उसके बाद जो है वो आईपीओ में जो नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, तो उस वक्त तक ओनर की जो जो वेल्थ है वो कंपनी के अंदर जो होती है वो 7-8% पे रह जाती है, लेकिन कंपनी का साइज बड़ा होता है। दिस इज द मॉडल, अमेरिकन मॉडल जिसको हम कहते हैं। इसी वजह से आप ये देखें, ये जो नई नई कंपनीज निकल के आ जाती है, गूगल अल्फाबेट हो गई, या अमेजोन हो गई, या अब ये टेस्ला हो गई, या स्पेस एक्स काइंड ऑफ कंपनीज हैं, या और टेक कंपनीज हैं।
ऑल ऑफ अ सडन यू सी फेसबुक हो गई, नथिंग एल्स, एक वेबसाइट है ना फेसबुक, जब उसने ऑल ऑफ अ सडन यू सी के वो 150 बिलियन की कंपनी बन गई। 150 इज भाई पाकिस्तान का जीडीपी इज 300 बिलियन, ठीक है ना। तो दैट मीन्स के पाकिस्तान के जो 22 करोड़ लोग हैं वो पूरा साल मेहनत करें तो 300 बिलियन कमाते हैं, ठीक है। सो 150 बिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। तो इफ यू सी द मैग्नीट्यूड, तो इतनी बड़ी कंपनी जस्ट, तो वो एक फिलॉसफी होती है। वहां पे क्या होता है, तो फिर कंपनी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ओनर्स कम हो जाते हैं। तो वहां पे ओनरशिप रखना कोई 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 अच्छी बात नहीं समझी जाती। वो कहते हैं कंपनी को बड़ा बड़ा करे, और ओनर कमाएगा, कंपनी जब बड़ी होगी तब कमाएगा वो, क्योंकि वो कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर लेती है। तो अगर आपके पास कम शेयर भी होगा, 10% भी होगा, तो उसकी नेट वर्थ उतनी होगी कि कंपनी छोटी होती है और वो आप 51% पे बैठे रहते हैं। पाकिस्तान का केस में बिल्कुल उल्टा है। पाकिस्तान में जो है, यहाँ पे ओनर्स को ये परवाह नहीं है कंपनी बड़ी हो। मैंने तो यहाँ देख लिया, यहाँ पे कोई आईपीओ नहीं होते, वो नाम के आईपीओ हैं। जो भी आईपीओ शुरू में एक ट्रेंड आया था वो प्राइवेटाइजेशन का आईपीओ। देयर इज नो, कंपनी का कभी ख्वाहिश होती ही नहीं है कि वो कंपनी जो है अपनी तेजी से एक्सपेंड हो। ज्यादातर जो है ओनर्स, आप ये देखें, जब राइट शेयर इशू कर रहे होते हैं, राइट शेयर का मतलब ये होता है जब ओनर का पैसा आ गया तो वो स्टॉक एक्सचेंज में जो एडिशनल शेयर बाय कर लिए। सो देयर इज नो आईपीओ, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि वो कंपनी का साइज बढ़ जाए। ओनर्स अपनी जो उसकी होल्डिंग होती है वो बड़े कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं, अमूमन 51% या उससे भी ज्यादा होल्डिंग होती है ओनर की। एक फैमिली होती है, वो कंट्रोल कर रही होती है। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसको ड्राइव करें कि वो ओनर कौन है, तो अल्टीमेटली अगर आप एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी को मिलाएं तो यू वुड एंड अप के यू हैव द सेम काइंड ऑफ ओनर बेस व्हिच कंट्रोल्स 51% स्टेक। तो पाकिस्तान में इस तरह है। तो यहाँ पे कंपनीज की ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही होती है, एक लेवल पे आके बंद हो जाती हैं। आप ये देखें, जो बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनीज है, पाकिस्तानी कंपनीज हैं, वो कभी भी ग्रो नहीं हुआ, कभी भी वो नई मार्केट को तलाश नहीं करती, कभी भी जो है वो रिस्क नहीं लेती कि दूसरे कंट्रीज